नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो बच्चों, तो आप बताइए कि आपका सिलेबस कहाँ तक पहुँचा। आप कह रहे होंगे सर पढ़ाते आप हैं, सिलेबस हमसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों, आप तो सेल्फ स्टडी भी तो कर रहे होंगे, तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि आपका सिलेबस कहाँ पहुँचा। आप अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से, हमें उम्मीद है कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ ही रहे होंगे और आप अपने से भी मेहनत करने की कोशिश कर रहे होंगे। जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे बच्चों, तब तक आपका परसेंट गेन नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप जैसे जानते हैं कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने से हमें जैसे कह सकते हैं बेसिक चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम तो सर्वज्ञाता है नहीं कि सब टॉपिक हमें पता है, हम आपको बता देंगे। ऐसा कुछ टॉपिक होता है जो कभी कभी छूट भी जाता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे बेटे, तो आपको सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको कुछ भी चीज़ अगर छूट रही होगी तो उसमें आप कवर कर ले जाएंगे। जब आप कवर कर ले जाएंगे तो औरों से आप आगे निकल जाएंगे जो सिर्फ ऑनलाइन की सहायता से ही बैठे हैं। तो उम्मीद है आपकी सेल्फ स्टडी भी बेहतर चल रही होगी। बेटा, आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर आप करते रहेंगे तो आपकी जो कह सकते हैं कि आने वाले समय में औरों से ज़्यादा परसेंट होगा। सेल्फ स्टडी से ही हमने भी सेल्फ स्टडी की थी, जो कि इतना अच्छा नंबर लाए हैं। तो हम भी यही प्रेरणा करेंगे कि आप भी सेल्फ स्टडी भी करिए। आप सेल्फ स्टडी से नहीं कहते कि मान लीजिए स्कूल गए, जोड़ लिया 8 घंटा, लाइब्रेरी में पढ़ लिए या कोचिंग पढ़ लिए, उसको भी नहीं। जो खुद से पढ़ा था, बिना फोन के, बिना किसी मास्टर के, खुद से जो पढ़ाया था उसे ही कहते हैं सेल्फ स्टडी। तो इसे ही सेल्फ स्टडी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे साइंस, जो कि बायोलॉजी पोर्शन है, चैप्टर 2 चल रहा है। ये लेक्चर नंबर 4 है। कैसा लेक्चर नंबर है? लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने कहाँ तक देख लिया था? जिब्रेलिन हार्मोन्स तक देख लिया था। जिब्रेलिन हार्मोन्स तक देख लिया था, जो कि दूसरा नंबर था। तो आज हम देखेंगे तीसरा नंबर, साइटोकाइनिन हार्मोन्स। तो पहले आइए देख लेते क्या पढ़ना है हमें। तो साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 2, नियंत्रण एवं समन्वय, वीडियो नंबर 4 और बायोलॉजी पोर्शन जो कि है। हम जैसा कि आप जानते हैं हम कैसे क्या पढ़ाते हैं, तो हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, सब कुछ एनसीईआरटी से ही लेते हैं। आइए देखते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन्स क्या होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन्स में क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या उपलब्धियां होती हैं, सब एक एक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है साइटोकाइनिन को सर्वप्रथम ईस्ट जैसा कि आप जानते हैं एक प्रकार का जीव होता है। सॉरी, ईस्ट जैसा क्या जानते हैं, ईस्ट, कवक, फंगस, ये सब क्या होते हैं? प्रकार का जीवाणु होता है। ईस्ट से प्राप्त किया, मतलब ईस्ट जीवाणु नामक ईस्ट से प्राप्त किया था। तो प्राप्त किया गया था। बाद में इसे मक्का बोले तो मकाई जिसे हम बोलते हैं, नारियल से मक्का एवं नारियल के बीज में भी क्या पाया गया था? तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स होता है वो कहाँ पाया गया था बच्चों? साइटोकाइनिन हार्मोन्स मक्का और ईस्ट नामक मक्का और नारियल के पौधों से भी यह पाया गया था। मक्का एवं नारियल के बीजों से भी यह पाया गया था। जिसे इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है काइटेनिन एवं जियोटिन इसके अन्य उदाहरण है। जैसे कह सकते हैं काइटेनिन और जियोनिन, ये जो होता है इससे मतलब इससे भी प्राप्त हुए थे, जो कि अभी मतलब एक बताए थे आपको ना, लगभग कितनी है? लगभग 47,000 क्या है? 47,000 जीव है ना। तो इसी में एक नाम क्या है? काइनेटिन एवं जियोनेटिन। तो मतलब काइनेटिन एवं जियोनेटिन नामक भी क्या होते हैं? एक मतलब कह सकते हैं बीज, पौधा है उसमें बीज होता है, उसमें भी ये पाए गए थे। नंबर 4 क्या है? एब्सिसिक अम्ल यह एक वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं ये वृद्धि को बढ़ने में सहायता करता है।
हम क्या कह सकते हैं कि ये वृद्धि को क्या करता है, कह सकते हैं कि वृद्धि को मतलब वृद्धि को अंकुरण को रोकता है, मतलब वृद्धि होने ही नहीं देता। अगर इसका छिड़काव कर दिया जाता है तो पौधे बढ़ते नहीं हैं। यही कारण है कि लोग अपनी घरेलू दुश्मनी निकालने के कारण कि अब वृक्ष पे नुकसान कह सकते हैं। मान लीजिए कोई फूल है, खिला हुआ है, बहुत खिल रहा है, लगभग उस व्यापारी को रोज मुनाफा हो रहा है, तो कोई जो आदमी उससे लड़ाई झगड़ा करे रहेगा तो एब्सिसिक अम्ल का छिड़काव कर देगा उस पौधे पर, और जिससे पौधे का हो जाएगा फूल फल देना बंद हो जाएगा। तो इसको कार्न्स एवं एडिकेट ने सन 1961 से 65 कह सकते हैं, 1961 से लेकर 65 के बीच में इसे कपास किसको बोलते हैं, कपास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। कपास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं कि कपास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कपास के पौधे की कलियों में से अलग किया था किसको, तो एब्सिसिक अम्ल को। कह सकते हैं एब्सिसिक अम्ल को कार्न्स एवं एडिकेट ने सन 1961 से लेकर 65 के बीच कपास के पौधे से क्या किया था, तो कपास के पौधे से इसे अलग किया था, कलियों से अलग किया था। वह कोशिका विभाजन को रोकता है। हम कह सकते हैं कि यह कोशिका विभाजन मतलब कह सकते हैं कोशिका जब बनने लगेगी तो कोशिका, मान लीजिए कोई कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनी, 2 कोशिका से 3 कोशिका बनी, तो जब कोशिका निरंतर बनेगी तो पेड़ में वृद्धि होगी। जब पेड़ में वृद्धि होगी तो वो फल फूल दोनों देने लगेगा। परंतु अगर हम एब्सिसिक अम्ल का क्या कर लेंगे, छिड़काव कर देंगे, तो कोशिका विभाजन को क्या कर देगा, रोक देगा, और यह वृद्धि निरोधक हार्मोन्स कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कार्ल्स एवं एडिकेट ने सन 1961 से 1965 के बीच कपास के बीज से एक हार्मोन्स की खोज की जो कलियों में से क्या करता है, कलियों में से कोशिका विभाजन को रोकता है। यह एब्सिसिक अम्ल कहलाता है। जैसे अगर इसका उदाहरण देखना हुआ तो जैसे हम कह सकते हैं कि अगर इसके घोल को अगर इसका घोल होता है, मान लीजिए पानी में घोल लिए, इसको घोल लिए और इसको अगर पत्तियों पर छिड़काव करें तो पत्तियों पर छिड़काव करने से उनकी जीर्णावस्था आ जाती है, अर्थात कह सकते हैं बूढ़ी अवस्था आ जाती है, पत्तियां मुरझा जाती हैं। फल जैसे फल कली अवस्था में है तो फल बड़े ना होकर फल जितने बड़ा रहता है उतने बड़े में से सूखने लगता है। कह सकते हैं कि यह बहुत खतरनाक जो होता है हार्मोन्स होता है जो पौधों को सूखने व पत्तियों को झड़ने में तथा फलों को गिरने में सहायता करता है। यह ही बहुत अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एथिलिक, और इसमें क्या हो सकता है, और इसमें हो सकता है जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष है उसका बीज है, जैसे मान लीजिए इतनी समय आम का वृक्ष है, आम का बीज इतनी समय अंकुरण कर रहा है, अगर इसका छिड़काव कर दिया जाए तो वहीं पर से उसका अंकुरण होना बंद हो जाएगा और वृक्ष एक समय ऐसा आएगा कि वृक्ष डेड हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं वृक्ष नष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि एब्सिसिक अम्ल को बहुत कम ही प्रयोग करते हैं, जैसे खरपतवार नाशी में इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि खरपतवार हमारे लिए कोई काम का होता नहीं है। इसको लाए थे, इसको वैज्ञानिकों ने खोजा था अच्छे के लिए, परंतु लोगों ने इसको बुरे काम के लिए उपयोग में लाने लगे थे। वैज्ञानिकों ने इसे खोजा था कि जो खेत में कह सकते हैं खरपतवार होते हैं, मतलब कह सकते हैं अनवांटेड प्लांट होते हैं, तो उन्हें नष्ट करने के लिए किया था कि अगर इसको खेत में डाल देंगे तो जो अनवांटेड प्लांट रहेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। परंतु इनका लोगों ने गलत उपयोग किया और इन्होंने दुश्मनी निकालने के लिए दूसरे पेड़ों पर डाल देते थे, इसीलिए सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। मतलब उपयोग होता है बहुत कम रियल केस में। नंबर 5 एथिलीन हार्मोन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
एथिलीन हार्मोन्स, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन्स होता है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आप अभी तक 4 हार्मोन पढ़ चुके हैं, चारों हार्मोन्स गैस अवस्था में नहीं पाया जाता, परंतु एथिलीन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज बर्ग ने की थी। बर्ग ने की थी। किसने की थी? तो इसकी खोज बर्ग ने की थी। कब की थी मित्रों? तो इसकी खोज बर्ग ने सन 1962 ईस्वी में पादप यानी कह सकते हैं पौधे पौधों के हार्मोन्स के रूप में की थी। किससे की थी? तो बर्ग ने सन 1962 ईस्वी में पौधों के पादप हार्मोन्स के रूप में की थी। फलों को पकाने में तथा उसकी सांद्रता, जब फल पकने लगते हैं, पर फल पकने के समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि फल जब पकने लगते हैं तो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। अगर इसका जो क्या कहते हैं एथिलीन हार्मोन्स होता है, एथिलीन हार्मोन्स को हम फल पकाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। मान लीजिए कोई आम की टोकरी है, आम की टोकरी में यहाँ पर एक छोटा सा पाउच एथिलीन हार्मोन्स का इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद चार पांच पुड़िया इसे बना लेते हैं। 4-5 पुड़िया बनाने के बाद इसमें पूरा आम टोकरी में भर देते हैं और चारों तरफ इसको ऐसे आम में दबा देते हैं, जिससे एक समय ऐसा आता है कि पूरी टोकरी का आम पक जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जब गैसीय अवस्था में होता है तो मान लीजिए कोई क्या है, ये कोई क्या है, वृक्ष है बेटा, हाँ, तो ये वृक्ष है। जब ये वृक्ष होता है जो, तो इस वृक्ष पे मान लीजिए क्या लदे हैं? आम लदे हैं। ठीक है, आम लदे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आम लदे हैं। मान लीजिए आम लदे हैं। ठीक है, आम लदे हैं। जब ये आम खूब फरा हुआ है, मान लीजिए खूब फरा हुआ है, तो जब ये किस अवस्था पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इसका किसान क्या करेगा? किसान आम को, फल को पकाने के लिए एक गैसीय अवस्था, मतलब कह सकते दवाई का घोल बनाएगा। घोल बनाएगा और घोल बना के इस पे स्प्रे करवाएगा। किससे? मशीन द्वारा इस पे स्प्रे करवाएगा चारों तरफ से। जब चारों तरफ से इस पे स्प्रे करवा देगा, अर्थात मतलब कह सकते हैं छिड़काव करवा देगा, तो जब फल पे ये छिड़काव जाएगा तो ये फल को पका देगा, जिससे फल जल्दी से जल्दी तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि आज लोग फल पकाने के लिए ज्यादा, फल पका हुआ मतलब दवाई द्वारा पके हुए फल से ज्यादा बीमार हो रहे हैं, जो कि इसका मुख्य कारण एथिलीन हार्मोन्स ही है। क्या है? एथिलीन हार्मोन्स है। आज आपको पता चल गया होगा कि आम पकाया जाता है, आम पकाने के लिए किस हार्मोन्स का उपयोग करते हैं? तो एथिलीन हार्मोन्स का उपयोग करते हैं, जो टोकरियों में रख देने से आम बहुत जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मतलब क्या होता है, इसे पादप हार्मोन्स के रूप में फल पकाने के लिए किया जाता है। और क्या कह रहा है? और इसका जैसे एक और उदाहरण हो सकता है, जैसे इसका उदाहरण और हो सकता है कि यह मतलब कह सकते हैं फलों की जैसे वृद्धि हो रही है ना, फलों की वृद्धि हो रही। आपको पता है अगर आप किसी भी चीज को बढ़ाने चाहेंगे तो उस पर अगर कुछ गलत उपयोग करेंगे तो उसकी वृद्धि ऑटोमेटिक घट जाएगी। यही प्रकार हमारे आज जीवन में भी हो रहा है कि इंसानों की वृद्धि लगभग दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। यही कारण है, घटती चली जा रही है कि खाद का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, मान लीजिए केमिकल का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो वो किस पे असर पड़ेगा? वो इंसानों पर तो ये असर पड़ेगा ना। यही कारण है कि वृद्धि घटती जा रही है इंसानों की। पर 6वां पॉइंट क्या रहा है? 6वां पॉइंट है पुष्पन हार्मोन्स। पुष्पन हार्मोन्स क्या है? तो इस श्रेणी में मुख्य रूप से 2 हार्मोन्स होते हैं। कितने हार्मोन्स होते हैं? तो पुष्पन हार्मोन्स में मुख्य रूप से 2 हार्मोन्स होते हैं। पहला वर्नलिन, नंबर दूसरा फ्लोरिजन। फ्लोरिजन नंबर 1 वर्नलिन, नंबर 2 फ्लोरिजन आते हैं। वे पादप होते हैं जो प्रकाश और ताप व प्रकाश के प्रभाव में पादपों को क्या करते हैं? पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुष्पन हार्मोन्स ऐसा हार्मोन्स होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई वृक्ष है
जो कि मान लीजिए आम ही है, आम कली अवस्था में है, छोटा टमाटर जिसको हम टिकोरा कहते हैं, टिकोरा अवस्था में है, तो जैसे ही पुष्पन हार्मोन्स का इस पर हम छिड़काव करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हाँ ये आम इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कुछ ही समय में ये आम इतना बड़ा हो जाएगा। मुख्य कारण इसका यही है कि पुष्पन हार्मोन्स को प्रकाश की उपस्थिति में या ताप की उपस्थिति में या कह सकते हैं कि इस पर छिड़काव करने से जो कली होती है बड़ी हो जाती हैं। अब तो इसके इंजेक्शन भी आने लगे हैं बच्चों। इंजेक्शन लगाते ही जैसे आप कह रहे होंगे सर एक एक आम को पकड़ कर इंजेक्शन लगाएंगे, तो बेटा इसमें नहीं संभव है। संभव जैसे है मान लीजिए तरबूज हो गया, तरबूज इतना जबर है, उसमें इंजेक्शन रात में क्या करें, इंजेक्शन रात को इंजेक्शन लगा दिए, ठीक है, रात या दिन में कभी भी इंजेक्शन लगा दिए। जब इंजेक्शन लगा देंगे तो यही तरबूज रात में बढ़कर कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। मेन इसका यही कारण है कि आज के लोगों में इसका खान पान का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब लोग इसको खाएंगे तो क्या होगा, हमारे तंत्रिका तंत्र, हमारे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण आज के लोगों की हाइट तथा कह सकते हैं कि मनोवृत्ति या कह सकते हैं मानसिक स्थिति घटती जा रही है दिन प्रति दिन। और क्या कह रहा है, पुष्पन हार्मोन्स की उदाहरण जैसे और हो गए, जैसे मान लीजिए कि कह सकते हैं कि इसको जैसे कि लौकी है, लौकी छोटे सी है, उसमें अगर इसकी सुई लगा दी जाए तो रात दुगनी नहीं कहते ना, दिन दुगुना रात चौगुना। दिन में अगर लगाएंगे तो दिन में कम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगी और रात में पूरी बढ़ जाती है, तो यह एक दिन में ही खाने योग्य हो जाती है। यही कारण है कि आजकल इसका उपयोग ज्यादा हो रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट था जंतुओं में रासायनिक समन्वय, या कह सकते हैं कि हार्मोन्स ग्रंथि, कह सकते हैं कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय, या कह सकते हैं जंतुओं में हार्मोन्स क्या होते हैं। अर्थात कह सकते हैं जिस प्रकार हमने पादप में हार्मोन्स पढ़ा कि कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जंतुओं में भी पढ़ेंगे, मनुष्यों में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हार्मोन्स तो हार्मोन्स होता है। यही हार्मोन्स कारण हमारी दाढ़ी जैसे आती है, हमारे बाल आते हैं, हमारे शरीर का बढ़ना हो जाता है, बहुत कुछ होता है। तो हम इंसानों में भी पढ़ेंगे हार्मोन्स के नियंत्रण को। आइए देखते हैं पहले जंतुओं में हार्मोन्स क्या होता है। जंतुओं में हार्मोन्स का समन्वय आइए देखते हैं मित्रों। तो तंत्रिका समन्वय क्या होता है, आइए देखते हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर के समस्त, जिस प्रकार आप जानते हैं यहाँ से हमारी तंत्रिका तंत्र शुरू होती है, यहाँ शरीर से होते हुए मस्तिष्क तक आती है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी पौधों में भी क्या कह रहा है, तंत्रिका तंत्र शरीर के समस्त अंगों के मध्य समन्वय, कह सकते हैं कि अंगों के मध्य समन्वय बनाए रखती है, मतलब एकता को, एकत्रता को बनाए रखती है। अर्थात कह सकते हैं कि में एकता को बनाए रखती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम तंत्रिका समन्वय कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों को जोड़े रहने वाली तंत्रिका तंत्र को ही हम क्या कहते हैं, तंत्रिका समन्वय कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है। दूसरा नंबर है रासायनिक समन्वय। रासायनिक समन्वय, जिस प्रकार तंत्रिका समन्वय होती है उसी प्रकार रासायनिक समन्वय भी होती है। जैसे कशेरुकी प्राणियों में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न, कशेरुकी प्राणियों में अंतःस्रावी होती है, एक होती है बाह्यस्रावी। हमने इसके पहले वीडियो में नहीं पढ़ाया, तो इसके अभी नीचे पढ़ा देंगे, एक बार आप इसको पढ़ते हैं, इसके नीचे पढ़ाएंगे। अभी देखिएगा, या देखिए यहाँ देखिए दिया है बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो इसको सब अभी हम एक एक करके देखेंगे। पहले इसको आइए देखते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न विशिष्ट रसायन, अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या उत्पन्न होता है, विशिष्ट प्रकार के रसायन, हार्मोन्स, जिसको क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ होता है, पेड़ से क्या निकलता है, पेड़ में अभी आप देखेंगे थोड़ा सा लिक्विड निकला रहेगा, उसी पे चक्कर, जिसे हम बुध कहते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मतलब रासायनिक, उसे ही कहते हैं रासायनिक समन्वय, मतलब उसे ही कहते हैं रासायनिक हार्मोन्स। सूक्ष्म मात्रा से होकर कहा जाता है, रक्त के माध्यम से होते हुए अपने लक्ष्य, मतलब जहां उसे जाना रहता है वहां पहुंच जाता है, लक्ष्य कोशिकाओं तक।
पहुंचता है, मतलब जहां उसको पहुंचना रहता है वहां तक पहुंच जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समन्वय कहते हैं। उम्मीद है आपको रासायनिक समन्वय समझ में आया होगा। फिर से आइए देख लेते हैं एक बार रासायनिक समन्वय। कशेरुकी प्राणियों में अंतःस्रावी ग्रंथियां से उत्पन्न विशिष्ट प्रकार के, हमारे यहाँ देखिए 3 ग्रंथियां होती हैं, पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और होती है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड में होती है, पीयूष में होती है, अधिवृक्क में होती है। तो यहाँ पर हमारे मस्तिष्क में होता है, तो उसमें एक प्रकार का कह सकते हैं कि केमिकल निकलता है। उसी केमिकल हार्मोन्स को ही क्या कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जंतुओं में भी निकलता होगा। तो उसी माध्यम से होता हुआ रक्त से वही जो केमिकल है वो रक्त के माध्यम से होते हुए कहाँ तक पहुंच जाता है, जहां पर उसकी आवश्यकता होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं मित्रों, उसे ही हम कहते हैं रासायनिक समन्वय। रासायनिक समन्वय। आइए देखते हैं हार्मोन्स। अभी तक हमने हार्मोन्स पढ़ा था, हमने अभी पादपों में हार्मोन्स देखा, जंतुओं में हार्मोन्स देखा, परंतु हमने हार्मोन्स नहीं पता कि हमें हार्मोन्स किसे कहते हैं या हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। उच्च कोटि के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र के अलावा विशेष रासायनिक पदार्थों के द्वारा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, उच्च कोट, उसे हम कहते हैं हार्मोन्स। आइए देखते हैं हार्मोन्स क्या होता है। मान लीजिए कोई जीव है, अब जीव है, अब उसे कब पता चलेगा, जब उसके अगर कोई अंदर हार्मोन्स पर बदलाव ही नहीं होगा तो उसे कब पता चलेगा कि वह जवान हो गया है, कब पता चलेगा कि वह बच्चा है, कब पता चलेगा कि वह बूढ़ा हो गया। तो यही हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण मतलब समय समय पर उसमें लगातार परिवर्तन आते रहते हैं। उसी परिवर्तन अर्थात आप कह सकते हैं कि जो परिवर्तन समय समय पे आ रहा है उसी परिवर्तन को ही हम हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन्स। उच्च कोटि के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र के अलावा कोशिकी रासायनिक पदार्थों एवं भिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम हार्मोन्स कहते हैं। मुख्यतः हार्मोन्स 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम देखते हैं तो हार्मोन्स के प्रकार, आइए देखते हैं हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स तो देख लिया क्या है, अब देखेंगे हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं और देखेंगे वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आप इसके अगले वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे क्या क्या कार्य होते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला नंबर देखेंगे हार्मोन्स प्रकार में, पहला नंबर है बाह्य स्रावी ग्रंथियां। नंबर 2 क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। नंबर 3 क्या है, मिश्रित ग्रंथियां। नंबर 1 क्या है मित्रों, बाह्य स्रावी ग्रंथियां। नंबर 2 क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। नंबर 3 क्या है बेटा, मिश्रित ग्रंथियां। आइए हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि पहले देखेंगे। इसके द्वारा स्रावी तरल नलिकाओं द्वारा संबंधित अंग में पहुंच जाता है। जैसे कि कह सकते हैं कि हमें कुछ भी, जैसे कि कह सकते हैं इसके द्वारा स्रावी तरल मतलब जो बाह्य ग्रंथि द्वारा तरल लिक्विड कहते हैं निकलता है। तो नलिका जो होती है हमारे शरीर में क्या होती है, नलिका होती है। नलिका द्वारा कहाँ पहुंचता है, तो हमारे संबंधित अंगों में पहुंच जाता है। इससे ही हम क्या कहते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां। जैसे लार हो गया। एक सामान्य मनुष्य होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में मुख में लगभग एक दिन में 1.5 लीटर लार बनती है। कितना बनता है बेटा, तो एक दिन में 5 लीटर, कितना 1.5 लीटर, यानी कह सकते हैं 1.5 लीटर लार बनती है, जो हमें भोजन को चबाने में, लुड्डीदार बनाने में तथा कह सकते हैं भोजन को पचाने में भी सहायता करता है। लार ग्रंथि हो गई, दुग्ध ग्रंथि हो गई, श्वेत ग्रंथि दुग्ध ग्रंथि को ही श्वेत ग्रंथि कहते हैं। तेल ग्रंथि हो गई, जिससे हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है, कभी कभी हम पसीने को टच करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वही होगी तेल ग्रंथि है। तो ऐसी ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये नलिका विहीन होती हैं दोस्तों। ये देखिए इसमें तो नलिका है, तरल पदार्थ नलिकाओं द्वारा आ रहा है, परंतु इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि ये नलिका विहीन होती है। इन नलिकाओं का स्राव हार्मोन्स, इन ग्रंथियों का स्राव मतलब कह सकते हैं बहाव जो होता है, जैसे
इसमें बहाव किसके द्वारा हो रहा है, तो इसमें बहाव नलिकाओं द्वारा होता है, परंतु इन ग्रंथियों में स्त्राव किसके द्वारा होता है, तो हार्मोन जो होता है वो रक्त द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रक्त द्वारा, खून के द्वारा ही यह एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाता है। ऐसी ग्रंथि को ही क्या कहते हैं मित्रों, ऐसी ग्रंथि को ही अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं बेटा। फिर इसमें क्या क्या आता है, जैसे थायराइड ग्रंथि हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई और अधिवृक्क ग्रंथि होगी। तो 3 प्रकार ग्रंथियां होती हैं तो जो इसमें आती हैं। थायराइड ग्रंथि हमारा ये हो गया, ठीक है, घेंघा जिसको बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे सर में पाया जाता है। अधिवृक्क किसमें पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। इसको भी पढ़ेंगे, मगर जब इसमें हम पढ़ेंगे इसके अंदर खूब अंदर जब जाएंगे, जब मनुष्य में हार्मोन्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी हम जाएंगे कि इसके अंदर हार्मोन्स का क्या कार्य है। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तो ये जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि में बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, अर्थात कह सकते हैं इसका एक भाग अंतःस्रावी ग्रंथि से बना होता है तथा दूसरा भाग बाह्यस्रावी ग्रंथियों से बना होता है। ऐसी ग्रंथि को ही हम मिश्रित ग्रंथि से जानते हैं पुत्र। फिर मिश्रित ग्रंथि से नाम से जानते हैं, जैसे कि अग्नाशय हो गया, हमारा अग्नाशय हो गया। तो उसमें 2 प्रकार की, आप देखे होंगे अग्नाशय का चित्र, तो उसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां बनी रही होंगी। अभी है नहीं हमारे पास, नहीं, हम आपको दिखा देते हैं। उसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां रहती हैं नीचे हमारे अग्नाशय में। एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथियां, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां से मिलकर ही एक ग्रंथि का निर्माण होता है। उस ग्रंथि को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे अग्नाशय, क्या हो गया, अग्नाशय। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।